हाय आई एम रोशन साइन। तो आज हम बात करेंगे हिरोशिमा के उस त्रासदी के बारे में जिसने दुनिया को दिखाया कि जब इंसान अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है तो वो केवल विनाश ही छोड़ता है। यह कहानी न केवल एक शहर की तबाही की है बल्कि मानवता के लिए एक सबक भी है। तो आइए उस दिन की गहराई में उतरते हैं जब इतिहास ने करवट ली। तो बात है 6 अगस्त 1945 की सुबह की। लोग अपने रोज के कामों में लगे हुए थे। गली में बच्चों की हंसी गूंज रही थी, दुकान के शटर खुल रहे थे, कुछ लोग पूजा स्थल की ओर जा रहे थे तो कुछ लोग काम पर। यह दिन वैसा ही लग रहा था जैसा कल था, मगर किसे पता कि यह दिन इतिहास बनने वाला है। सुबह 8:15 पर आसमान में एक अजनबी विमान दिखाई देता है, इनोला गे, एक B-29 बॉम्बर जिसे कर्नल पॉल टिबेट्स उड़ा रहे थे। और तभी हिरोशिमा के लोग आसमान में देखते हैं, लेकिन कोई नहीं समझ पाता कि क्या होने वाला है। अचानक उस विमान से 8:15 और 17 सेकंड पर एक ऑब्जेक्ट गिराया जाता है जिसका कोड नेम था लिटिल बॉय, यानी कि एक परमाणु बम जो साइज में 3 मीटर लंबा, 28 इंच व्यास के साथ 4400 किलो वजनी था। यह लंबाई में एक ऑटो रिक्शा या छोटी कार जितना लंबा था और वहीं वजन में एक इंडियन मेल एलिफेंट जितना, जिसे लगभग 9450 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया, जिसकी औसतन स्पीड लगभग 210 से 220 मीटर पर सेकंड के आसपास रही होगी, जो 41 सेकंड तक गिरता रहा और लगभग 8:15 और 58 सेकंड पर जमीन से 580 मीटर की ऊंचाई पर फटा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। इस मिशन को लेकर मेजर जनरल लेस्ली आर ग्रोव्स ने एक टारगेट कमेटी बनाई थी और यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने परमाणु बम के निर्माण से लेकर इस्तेमाल तक सब कुछ कंट्रोल किया था। और इनके टारगेट कमेटी टीम में इनके अलावा 9 लोग और शामिल थे जिनके नाम आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस टारगेट कमेटी के पास पूरे मानव इतिहास की सबसे भयानक जिम्मेदारी थी, मतलब ये तय करना कि कहां मौत बरसाई जाए। पर सबसे अजीब मुझे ये लगा कि इसमें परमाणु बम के जनक ओपेनहाइमर भी सलाहकार के तौर पर शामिल थे। हालांकि वो टारगेट कमेटी के औपचारिक सदस्य नहीं थे, उनका काम बस ब्लास्ट इफेक्टिवनेस, वेपन हैंडलिंग और डिलीवरी फिजिक्स पर सुझाव देना था। और ग्रोव्स, फेरल, पार्सन्स और मिलिट्री प्लानर्स ने बम गिराने के लिए शुरुआत में जापान के 4 शहर को शॉर्टलिस्ट किए थे, जिसमें से पहला था हिरोशिमा, दूसरा कोकुरा, तीसरा नागासाकी, चौथा निगाता। ये चारों सैन्य और औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण थे। पर आप सोच रहे होंगे कि हिरोशिमा को ही क्यों चुना गया। तो मैं आपको बता दूं, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा का आसमान बिल्कुल साफ था, कोई बादल नहीं, यानी कि बॉम्बिंग स्पष्ट और आसान थी। और तो और इस मौसम में परमाणु बम का असर पूर्ण रूप से देखा भी जा सकता था। और दूसरी वजह यह थी कि यह शहर समतल था जिसके चारों ओर पहाड़ियां थी, यानी इसकी बनावट ऐसी थी कि वहां ब्लास्ट होता तो एनर्जी चारों ओर गूंजती और तबाही अपने चरम पर पहुंचती। साथ ही यह जगह जापानी सेना का मुख्यालय और हथियार सप्लाई का हब भी था। लेकिन बम सीधे इन सैन्य ठिकानों पर नहीं बल्कि शहर के बीचों बीच टी आकार के एओई ब्रिज को निशाना बनाकर गिराया जाना था। हालांकि बम का विस्फोट का केंद्र एओई ब्रिज से कुछ मीटर दूर स्थित सीमा सर्जिकल क्लिनिक के ऊपर रहा। हालांकि एओई ब्रिज वाला एरिया स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से ये मैक्सिमम डिस्ट्रैक्शन पॉइंट था। अब थोड़ा बम के बारे में भी समझ लेते हैं। ये था एक गन टाइप फ्यूजन बम जिसमें लगभग 64 kg इनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया था, जिसका 80 to 85% यूरेनियम 235 था, जो कि बम के अंदर 2 टुकड़ों में मौजूद था। एक था टारगेट, दूसरा था प्रोजेक्टाइल। ये दोनों न्यूक्लियर मटेरियल थे, लेकिन इसे अलग अलग रखा गया था ताकि रास्ते में ये फट न जाए। इसके साथ ही इसमें एक बैरोमेट्रिक ट्रिगर मैकेनिज्म भी जुड़ा था जो ऑटोमेटिक टाइमिंग और ऊंचाई पर काम करता, यानी इसमें बैरोमेट्रिक सेंसर, अल्टीमीटर स्विचेस और डिटोनेशन सर्किट लगाए गए थे। यानी मोटे तौर पे कहूं तो बम के अंदर एक बैरोमेट्रिक सेंसर लगा था जो हवा का दबाव मापता था। जैसे जैसे बम नीचे आता गया, सेंसर ने ऊंचाई का अंदाजा लगाया और जब परमाणु बम 580 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा तो अंदर का बैरोमेट्रिक सेंसर एक्टिव हो गया, क्योंकि अमेरिकन साइंटिस्ट ने कई सिमुलेशन और गणनाओं से पाया था कि अगर बम को 580 मीटर की ऊंचाई पर फटने दे तो उसका ब्लास्ट रेडियस सबसे प्रभावी होगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा एरिया में शॉकवेव फैलेगी जिससे इमारतें कोलैप्स होगी और थर्मल रेडिएशन भी हर तरफ असर करेगी। और आपको पता होगा या नहीं, जब ब्लास्ट हवा में होता है तो उसका शॉक वेव जमीन से टकराकर फिर वापस ऊपर की ओर जाती है, जिससे डबल प्रेशर वेव बनती है, यानी ये इफेक्ट ग्राउंड लेवल पर ज्यादा डैमेज करता। अगर बम ज्यादा ऊंचाई से फटा होता तो एनर्जी फैलते फैलते कमजोर हो जाती, जमीन पर डैमेज कम होता। और वहीं परमाणु बम जमीन के पास फटता तो एनर्जी नीचे जमीन में अब्जॉर्ब हो जाती, जिससे आसपास की इमारतें कम नष्ट होती। यानी 580 मीटर न ज्यादा ऊंचा न ज्यादा नीचे, यह वो स्वीट स्पॉट था जहां से नरसंहार का साइंस अपने सबसे घातक रूप में काम करता। तो चलिए मैं आपको ब्लास्टिंग प्रोसेस के बारे में समझाता हूँ, जिसमें एक एक्सप्लोजिव चार्ज ने यूरेनियम के टुकड़े को गन बैरल जैसे सिस्टम से प्रोजेक्टाइल को टारगेट के अंदर तेजी से धकल दिया। इमेजिन करो जैसे गोली चैम्बर से निकलकर टारगेट में घुसती है, वैसे ही यूरेनियम का एक टुकड़ा दूसरे से टकराया और जैसे ही दोनों टुकड़े जुड़े तो उन्होंने मिलकर के एक क्रिटिकल मास प्राप्त कर ली। यानी यह इतना न्यूक्लियर मटेरियल था कि वो अपना अनकंट्रोल रिएक्शन शुरू कर दे। और अब चैन रिएक्शन स्टार्ट होता है, मतलब फिशन में न्यूट्रॉन मुक्त हुआ। एक न्यूट्रॉन ने एक यूरेनियम न्यूक्लियस को फाड़ा और उससे 2-3 न्यूट्रॉन और निकले, जो 2-3 और न्यूक्लियस को फाड़ते चला गया। ये सिलसिला 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में चल रहा था। मतलब आपको मोटे तौर पर समझाऊं तो पहला फिशन कुछ नैनो सेकंड में हुआ। उसके बाद हर स्प्लिट न्यूक्लियस ने ज्यादा न्यूट्रॉन्स छोड़े जिन्होंने और एटम्स को फाड़ा। ये चेन रिएक्शन सिर्फ एक माइक्रो सेकंड में अपने पीक पर पहुंच गया था। अब कहानी
कहानी पर वापस आते हैं। सुबह 8:15 पर एक जबरदस्त विस्फोट हुआ जिसमें 64 kg टोटल यूरेनियम में से मात्र 700 ग्राम चेन रिएक्शन में पूरी तरह इन्वॉल्व हुआ, यानी आधा कटोरी चीनी जितना हिस्सा, जिससे 15 किलो टन TNT के बराबर ऊर्जा निकली थी। और एक तेज सफेद रोशनी ने पूरे शहर को आंख के लिए अंधा कर देने वाली चमक से भर दिया। जिसकी आंखें उस पल ऊपर थी वो जिंदगी भर के लिए अंधा हो गया। ये फ्लैश 1 सेकंड से भी बहुत कम समय में 5 से 6 किलोमीटर की दूरी तक फैल चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ 0.2 सेकंड में 1.2 किलोमीटर के दायरे में तापमान 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, यानी 1000 डिग्री सेल्सियस पर स्टील भी पिघलना शुरू कर देता है। और यहाँ तो 4000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान मौजूद था। मतलब इसने पूरे 1.2 किलोमीटर की हर एक चीज को भाप और राख में बदल दिया। जहाँ एक पल पहले इंसान थे वहाँ अब सिर्फ उनकी परछाइयां दीवारों पर जमी रह गई। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। एक माँ जो कुछ देर के लिए अपने बच्चे को घर के बाहर बैठाकर घर के पीछे के बगीचे या पास वाली जगह पर गई थी, जो ब्लास्ट के समय शॉकवेव और हीट की डायरेक्ट लाइन से बच गई। और जब वो वापस लौटी तो वो बच्चा वहाँ नहीं था, बस दीवार पर उसकी जली हुई परछाई बनी हुई थी, जैसे वो वहाँ पर बैठा हो और अचानक वक्त ने उसे निगल लिया। माँ ने कहा, मैंने अपने बच्चे को ढूंढा हर कोने में, लेकिन जो मिला वो बस उसकी परछाई थी। ये कहानी बताती है कि परमाणु हमले में सिर्फ शरीर नहीं जलते, यादें, रिश्ते, इंसानियत सब भाप बन जाती है। इस सच्ची घटना को सुनकर के ऐसा लगता है जैसे मौत ने वक्त को 1 सेकंड में जमा कर रख दिया हो। ये सब मानो बिल्कुल थेनोस के स्नैप जैसा था, लेकिन ये कोई फिल्म नहीं थी, ये हकीकत थी। क्योंकि एक्सप्लोजन के 1 सेकंड के अंदर ही लगभग 70,000 लोग तुरंत मारे गए। मौत का कारण थर्मल रेडिएशन से जलकर राख होना, साथ ही शॉक वेव 0.3 से 1 सेकंड में 1000 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से फैला, जो दीवारों, घर, स्कूल, पुल सबको हवा में उड़ा दिया। यानी ये शॉक वेव ने 2 किलोमीटर तक सब कुछ को मिटा दिया। और कुछ सेकंड बाद ही शहर का 70% सब पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। बट ब्लास्ट के टाइम से ही साथ में एक और घटना घट रही थी, गामा रेडिएशन, जो लाइटनिंग की तरह फैली, जो तेज, खामोश और बेहद खतरनाक थी। गामा रेडिएशन बम के फटते ही यानी कि 1 माइक्रोसेकंड के अंदर ही निकल गई थी और लगभग कुछ सेकंड के अंदर ही आसपास के 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में फैल गई। और इस एरिया को गोल घेरा बनाकर देखा जाए तो लगभग 20 से 30 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इसकी चपेट में आ गया था। असल में हुआ ये था कि धमाके से दूर वाले इलाके में लोग जिंदा दिख रहे थे। उसकी खाल पर कोई घाव नहीं था, लेकिन अंदर से उनके सेल्स मर चुके थे, खून खराब हो चुका था। क्योंकि परमाणु बम के धमाके के बाद जो मशरूम जैसा क्लाउड बना था वो 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। उसमें राख, जलते हुए अंग, रेडियो एक्टिव पार्टिकल, साथ ही वेपराइज्ड होने के बाद बचे सारे यूरेनियम सबके सब उस क्लाउड में थे। और थोड़ी ही देर बाद वो कंडेंस होकर बारिश बन गए और 15 से 20 मिनट के बाद आसपास के इलाकों में गिरना शुरू हुआ। इसका रंग काला, गाढ़ा तेल जैसा था। कुछ लोगों ने इसे राहत समझकर खुद पर गिरने दिया और कुछ ने तो इसे पी भी लिया, जिससे स्किन के द्वारा रेडियो एक्टिव पार्टिकल शरीर के अंदर चले गए। यानी गामा रेडिएशन और ब्लैक रैन की वजह से कुछ ही घंटों में उन्हें उल्टियां, खून की कमी, तेज बुखार और धीरे धीरे तिल तिल करके मौत ने उन्हें घेर लिया। और अगले 2 से 10 दिन के बीच बचे हुए लोग के बाल झड़ने लगे, त्वचा पर बड़े बड़े जलते हुए फफोले, मसूड़ों में खून, पेशाब में खून, उल्टी में खून। मतलब इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका था। कुछ सर्वाइवर्स ने कहा, हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। हम बाहर से ठीक लग रहे थे मगर हमारे अंदर मानो कुछ टूट रहा था। मतलब मोटे तौर पर साफ था, गामा रेडिएशन और ब्लैक रैन की वजह से कुछ ही दिनों से हफ्तों में 50 से 60 हजार लोग मारे गए और 1 साल के अंदर में कुल मौतें बढ़ करके 1,40,000 तक पहुंच गई। और ये कोई मैं नंबर्स नहीं बता रहा, ये लोग थे जिसमें माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान सब शामिल थे। हालांकि हिरोशिमा की 1945 की अनुमानित कुल आबादी 3,50,000 के आसपास थी, जिसमें 2 लाख बचे, पर उनमें भी रेडिएशन सिकनेस, बर्निंग इंजरीज, ऑर्गन डैमेज, मेंटल ट्रामा और बाद में ल्यूकेमिया, कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न हो गई। और तो और बहुत से बच्चे जिनके माता पिता रेडिएशन के शिकार थे वे शारीरिक विकलांगता के साथ पैदा हुए, क्योंकि रेडिएशन के कण लंबे समय तक अपना असर दिखाया। हिरोशिमा हमें यह सिखाता है कि विज्ञान का विकास अगर संवेदना से दूर हो जाए तो वो प्रगति नहीं प्रलय बन सकती है। लिटिल बॉय एक हथियार नहीं था, वो इंसान की खुद की बनाई एक विनाश की चिंगारी थी। और आज जब हम न्यूक्लियर ताकतों की बात करते हैं तो याद रखो, एक बार गिरने वाला बम केवल शहर नहीं मिटाता, वो कई पीढ़ियों की सांसें और सपनों को जला देती है। इसलिए तुम देखते होगे 2 परमाणु संपन्न देश को आपस में नहीं लड़ने दिया जाता, क्योंकि इसकी तबाही उसी क्षण के लिए नहीं होती, ये सालों तक बार बार रिपीट करती है। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।